जय हिंद। पुलिस को एक इंस्पेक्टर के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो ड्रग तस्करों के साथ मिला हुआ है और उनके साथ संबंध रखते हुए उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, यानी ड्रग्स को बड़े स्तर पर सप्लाई करने में मदद कर रहा है। इस बीच पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने के लिए जब पहुंचती है तो वो एक सोसाइटी के अंदर छिप जाता है। पुलिस इंफॉर्मेशन के आधार पर सोसाइटी के अंदर जाकर किसी तरह से इंस्पेक्टर साहब को तो बाहर निकाल लाती है, पर इसके साथ ही जब उनके ठिकानों पर छापेमारी होती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इंस्पेक्टर साहब के अपने रिश्तेदारों और इसके साथ ही कई बेनामी लोगों के नाम कुल मिलाकर कथित तौर पर 24 बैंक खाते थे, जिनमें तकरीबन 7 करोड़ रुपए थे। इसके साथ ही काफी संपत्तियां इंस्पेक्टर साहब के नाम कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक निकली। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और इस वीडियो को कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब के फाजिल्का में, जहां पर इंस्पेक्टर शशिन तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले तबादला पाकर पहुंचे हैं। यहां पर उनका लोकल समाज के लोगों ने काफी स्वागत किया। केमिस्ट से लेकर अलग अलग व्यापार संगठनों की ओर से इंस्पेक्टर साहब का स्वागत हुआ, पर पुलिस को इस ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कुछ शिकायतें मिल रही थी। जब इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच की गई तो कुछ तथ्य सही पाए गए। इसके साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर कितने लोगों से मुलाकात कर रहा था उन पर भी पुलिस ने अपनी पैनी निगाह बनाई। सबसे बड़ी चीज जो पुलिस की नजर में आई वो ये थी कि ये जो इंस्पेक्टर साहब थे वो कई ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जो जेल के अंदर बंद थे। अब ये देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई। जब पहली बार ये बात निकलकर सामने आई तो उसके बाद इस चीज को रीवेरीफाई किया गया, यानी कि इसको पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को गलत शक हो गया हो। जब इसको रीवेरीफाई किया गया तो पता चला कि जेल में बंद 2 बड़े ड्रग स्मगलरों से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये इंस्पेक्टर साहब लगातार संपर्क में हैं और इसके साथ ही जो ड्रग स्मगलर हैं उन्होंने जहां जहां अपनी ड्रग सप्लाई करनी होती है उनको ड्रग्स की सप्लाई में मदद करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कोई ड्रग्स नहीं मिलती तो उसे मुहैया करवाते हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं अगर नहीं होती तो उन्हें भी पहुंचाया जाता है इन इंस्पेक्टर साहब की ओर से। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अगर किसी भी ड्रग पेडलर या स्मगलर के पास ड्रग्स की कमी पड़ती तो इन इंस्पेक्टर साहब से संपर्क किया जाता और वो उसे कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मुहैया करवा दिया करते। अब जब पुलिस को इन एक्टिविटीज के बारे में पता चला तो इस केस को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा जाने लगा और इस अधिकारी की एक गतिविधि पर नजर रखे जाने लगी। अब पुलिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी केस में यह होता है कि या तो क्राइम को सीधे तौर पर एस्टेब्लिश किया जा सके कि रेड मारी और रंगे हाथों किसी व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए या क्राइम कमिट करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाए। पर अगर किसी व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो कोर्ट में केस को साबित करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से लेकर और भी कई तरह के सबूतों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें जुटाने के लिए पुलिस पूरी तरह से लग चुकी थी। पुलिस ने सबसे पहले इंस्पेक्टर साहब के माता पिता के बैंक खातों के बारे में पता किया, जिनमें कि करोड़ों रुपया जमा था। अब ये करोड़ों रुपया जमा कैसे किया गया था उसके लिए भी एक मोडस ऑपरेंडाई तैयार की गई थी। इन खातों में कई बार 49,000 रुपए जमा करवाए गए थे, एक बार नहीं बल्कि कई बार, और ये 49,000 करते 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 करोड़ों रुपए की राशि बन गई थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इंस्पेक्टर साहब के माता पिता को इसके बारे में कथित तौर पर कोई जानकारी नहीं थी। अब 49,000 रुपए की राशि इन खातों में क्यों जमा करवाई गई थी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। वो स्ट्रेटेजी ये थी कि बैंक खाते में अगर 49,000 रुपए जमा करवाए जाते हैं तो पैन कार्ड का नंबर नहीं देना होता, मगर आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर 49,000 से ऊपर
यानी 50,000 रुपए भी जमा करवाए जाते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड का नंबर देना होता है और जो जमा करता होता है वो ट्रेस हो जाता है। इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बार बार 49,000 रुपए जमा करवाए गए और ऐसा करते करते करोड़ों रुपए की राशि इंस्पेक्टर के माता पिता के खातों में जमा हो गई। अब यहां पर अगर मामला खत्म हो जाता तो भी सही था। इसके बाद पुलिस ने जो खाते थे वो खंगाले सास ससुर के और इंस्पेक्टर की बेटी के। जब उन खातों को देखा गया तो पुलिस के कान खड़े हो गए। इंस्पेक्टर के सास ससुर और उनकी बेटी के खातों में 1-1 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त जमा कर दी गई थी। अब एक इंस्पेक्टर के पास जिसकी तनख्वाह तकरीबन 70-80 हजार रुपए होगी, उसके पास 1 करोड़ रुपए एकदम से जमा करने के लिए 3 खातों में कहां से आ गए? 1 + 1 + 1 कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए इन 3 खातों में जमा किए गए, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी। अब फिर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अगस्त के महीने में इंस्पेक्टर साहब के ठिकानों पर छापेमारी करने के बारे में प्लान किया। इसी क्रम में पंजाब के बठिंडा, मौड़ मंडी, गिद्दड़बाहा, मोहाली और इसके साथ ही हरियाणा के फतेहाबाद समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जब ये छापेमारी हुई तो कुल मिलाकर जो फैक्ट्स निकलकर सामने आए उनमें पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए कि एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास 24 बैंक खाते हो सकते हैं। ये शायद पुलिस अधिकारियों ने भी कभी नहीं सोचा था। इन 24 खातों में माता पिता, सास ससुर, बेटी, उनके खाते भी शामिल थे और साथ में कई ऐसे खाते शामिल थे जो कि बेनामी थे, जिनको इंस्पेक्टर से लिंक कर पाना सीधे तौर पर काफी मुश्किल था। मगर पुलिस को ये खाते ट्रेस करने में सबसे ज्यादा आसानी इसलिए हुई क्योंकि ज्यादातर बैंक खातों में जो मोबाइल नंबर था इंस्पेक्टर साहब ने अपना ही दे रखा था। सिर्फ मोबाइल नंबर बैंक के सिस्टम में फीड किया गया तो उसी से उनका खाता निकल आया। और अगर किसी भी बैंक में एक व्यक्ति के मान लीजिए 4 खाते हैं और उसने चारों खातों में एक मोबाइल नंबर दिया है, तो सिर्फ मोबाइल नंबर बैंक के सिस्टम में फीड करना होता है तो चारों के चारों खाते निकल आते हैं। इसी प्रकार से तकरीबन 24 बैंक खाते इन ड्रग इंस्पेक्टर साहब के निकाल लिए गए। इसके बाद 3 बैंक लॉकरों का पता चला और जो कुल मिलाकर राशि इन बैंक खातों में और लॉकरों में मिली वो थी तकरीबन 7 करोड़ रुपए, जिसे सुनकर और देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई। इसके बाद नंबर आया इंस्पेक्टर साहब के घर पर रेड करने का। पुलिस जब इंस्पेक्टर के घर रेड करने पहुंची तो तकरीबन 9,31,000 रुपया कैश बरामद किया गया। इसके साथ ही विदेशी करेंसी मिली, यानी कि 515 दिरहम बरामद किए गए और तकरीबन 260 ग्राम सोना बरामद किया गया। पर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले वो भी काफी ज्यादा थी। जीरकपुर में, जो कि चंडीगढ़ के पास पड़ता है, उसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए की कीमत का एक फ्लैट इंस्पेक्टर साहब ने खरीदा हुआ था। इसके साथ ही कुछ समय पहले डबवाली में 40 लाख रुपए का एक प्लॉट भी इंस्पेक्टर साहब ने खरीदा था और 2 साल पहले बठिंडा में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत लगाकर इंस्पेक्टर साहब ने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक बड़ा आलीशान घर बनाया था। अब ये सब कुछ एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के लिए आसान नहीं होता क्योंकि तनख्वाह सीमित है। इसके बाद पुलिस ट्रेस करते हुए पहुंची इंस्पेक्टर साहब के माता पिता के घर में, जो बठिंडा के मौड़ मंडी में स्थित है। अब माता पिता की हालत देखकर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी बहुत ज्यादा हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर साहब के खातों में तो करोड़ों रुपए पड़े हैं, उनके माता पिता के खातों में भी करोड़ों रुपए पड़े हैं, पर माता पिता सिर्फ 2 कमरे के घर में रह रहे हैं और किसी तरह से जीवन की रोज की कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करते हुए वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसके बाद जब घर में सर्च हुई तो उस दौरान इंस्पेक्टर साहब का पासपोर्ट भी बरामद किया गया और पासपोर्ट में जो चीजें निकल कर सामने आई उसे देखकर भी पुलिस के अधिकारी हैरान परेशान रह गए। इंस्पेक्टर साहब 3 बार विदेश का दौरा कर चुके थे अपने विभाग को जानकारी दिए बिना। वो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में जा चुके थे, इसके साथ ही थाईलैंड में भी जा चुके थे, कुल मिलाकर 3 बार। और जबकि रूल ये कहता है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी विदेश में जाता है तो उसे विदेश जाने से पहले अपने डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी होती है, पर इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा करना सही नहीं समझा। इसके बाद
पुलिस इंस्पेक्टर साहब की तलाश में जुट गई। पुलिस को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि इंस्पेक्टर शिशन पंजाब के मोहाली में एरो सिटी के इलाके में एक सोसाइटी में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर वहां पर पहुंची और इंस्पेक्टर को धर दबोचा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की 121/2024 और जो मामले हैं वो एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 29, सेक्शन 59 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत दर्ज किए गए। अगर एनडीपीएस की धारा 29 की बात की जाए तो इसके तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के मामले दर्ज किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति इन मामलों में दोषी पाया जाता है उनको सेक्शन 29 एनडीपीएस के तहत सजा दी जाती है। इसके साथ ही एनडीपीएस की धारा 59 की अगर बात की जाए तो अगर सरकारी कर्मचारी ड्रग्स स्मगलर की सपोर्ट करते हुए, उनका सहयोग करते हुए या फिर उन्हें बचाते हुए किसी भी मामले में दिखाई देता है तो उस पर यह धारा लगाई जा सकती है। इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं और जो सजा है वो तकरीबन 10 साल तक की हो सकती है और साथ में जुर्माना जो कि कम से कम 1 लाख रुपए का होगा। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 की बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोगों पर लगाया जाता है। इसमें किडनैपिंग, रॉबरी और भी कई संगीन मामले हैं, उनके तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। इंस्पेक्टर के ऊपर भी यह धारा लगाई गई। इसमें सजाए मौत या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी होता है। बहरहाल इस मामले में क्या कुछ सच होगा वो माननीय अदालत ही तय करेगी, पर मैंने इस केस के बारे में आपको बताना जरूरी इसलिए समझा ताकि हम सबक ले सकें कि हम चाहे किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, चाहे कितनी पावरफुल पोजीशन पर, कितने पावरफुल डिपार्टमेंट में पहुंच जाएं, पर हमें कभी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से अपने नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते चले तो इस देश को विकसित भारत बनाने में हम बड़ा योगदान दे सकते हैं। जय हिंद।